जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अगला कंसंट्रेशन टर्म जो कि है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। जैसे मोलारिटी कितना मोल ऑफ सोल्यूट की बात करता है 1 लीटर सोल्यूशन में, उसी तरह नॉर्मेलिटी कितना इक्विवेलेंट है सोल्यूट का 1 लीटर सोल्यूशन में, इसकी बात करता है। ठीक है ना? यानी कि नॉर्मेलिटी अगर मैं बोलूं तो नॉर्मेलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्लियर? अब ये बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना हम लोग सीखे हैं जब हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे थे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ये होता है। क्लियर? तो यहाँ पे उठा के रख देते हैं, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा W अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब वॉल्यूम अक्सर क्या होता है? मिलीलीटर में रहता है, तो ऊपर क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से यूनिट तो पता चल गया कि इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे मोलारिटी मोल पर लीटर होता है, ये इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक? यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और ये ध्यान रखना, वॉल्यूम किस में है? लीटर में है। जिस प्रकार से नंबर ऑफ मोल निकलता था मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, उसी तरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकलेगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। आई बात समझ में? अब देखो, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में यहीं से हम क्या कर सकते हैं? एक रिलेशन भी बना सकते हैं। तो देखिए है क्या? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। इसको देखो, ठीक? या इसी को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर देखें तो n बराबर W अपॉन में, अब इक्विवेलेंट मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर या फिर n फैक्टर, यानी कि मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर या NF, ऐसे हम लिख रहे हैं। ध्यान देना, ये NF कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है, वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर है। इनटू वॉल्यूम इन लीटर। आई बात समझ में? अब ये वैलेंसी फैक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू n फैक्टर। अब देखो ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है, इसी को तो मोलारिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलारिटी। यानी नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। आई बात समझ में? तो अगर मोलारिटी हमें पता है और उस कंपाउंड का n फैक्टर पता है तो हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। अब देखो, अभी तक हम जो n फैक्टर की बात कर रहे हैं वो बहुत लिमिटेड है। अभी हमने रेडॉक्स रिएक्शन की कोई बात नहीं की है। तो जब हम रेडॉक्स आगे पढ़ेंगे तो हम उसमें n फैक्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अभी उसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अभी जो हम पढ़े हैं वो काफ़ी लिमिटेड है, हालांकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो इसको नोट करो, फिर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया? चलिए, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, और n फैक्टर आपको नॉलेज है। चलिए, क्वेश्चन सबसे पहला है, क्वेश्चन है डिटरमाइन नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 9.8 ग्राम H2SO4 इन 250 ml सोल्यूशन। ठीक है ना? मतलब 250 ml सोल्यूशन बनाया गया है जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 है। पहली बात, n फैक्टर फॉर H2SO4 क्या होगा? जब तक कुछ नहीं बताया गया है तो आप, ये कि एक एसिड है जिसने H+ ये देगा, वही n फैक्टर होता है। ये कोई स्पेसिफिक बात तो कर नहीं रहा है। जब तक कुछ स्पेशल केस ना दे तब तक हम ये मानेंगे कि ये पूरी तरह से क्या करेगा? H+ देगा। यानी कि कितने H+ देगा? ये 2 H+ देगा। तो n फैक्टर इसका कितना निकल के आ गया? 2। n फैक्टर 2 है। क्लियर? तो n फैक्टर 2 है, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 49। अब इक्विवेलेंट मास आ गया तो नॉर्मेलिटी निकाल लो। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मास कितना है? 9.8 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना है? 49, और वॉल्यूम कितना है 250 ml इंटू ऊपर
1000 लगाओगे, इससे ये ख़त्म, ठीक है। ये जाएगा 4 बार में और ये जाएगा 0.2 बार में, यानी कि नॉर्मेलिटी आ गया 0.2 × 4 = 0.8, ठीक है ना, 0.8 इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखो इसको मोलारिटी निकाल के वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो चलो मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास तो 98 होता है, ठीक, इंटू वॉल्यूम कितना है 250 इंटू 1000, ये गया 4 बार में, ये गया 0.1, तो मोलारिटी आ रहा है 0.1 × 4 = 0.4, ठीक। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, ये आ जाएगा 0.8। आई बात समझ में, क्लियर। चलो ये हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट is dissolved in water to form 200 ml solution। फाइंड नॉर्मेलिटी। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, सोडियम कार्बोनेट भाई एक सॉल्ट है, ये 2Na+ और CO3 2-, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 2, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक, यानी कि एन फैक्टर क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट का 2 हो गया, क्लियर। चलो तो नॉर्मेलिटी निकालते हैं। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, इसका मास कितना है, मोलर मास, इसका मोलर मास है 106, कैलकुलेट कर लेना, अपॉन में एन फैक्टर 2, ये आएगा 53, क्लियर है ना, इक्विवेलेंट मास 53। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ml में है तो 1000, ठीक, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 0.1, यानी ये हो जाएगा 0.1 × 5 = 0.5 इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लियर है। इसको नोट कर लो, हो गया ये नोट। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये जो एन फैक्टर है ये तो वेरिएबल होता है, जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक हम मान के चलेंगे कि जितना रिप्लेसेबल H+ या OH- बेस के लिए या फिर सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर कहीं ऐसा कुछ दिया है कि किसी एसिड का पूरा H+ नहीं निकल रहा है, एक ही निकल रहा है, 3 निकलना चाहिए था, तो वहाँ पे एन फैक्टर उसका 1 होगा, ठीक है ना, भले मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3 की हो। तो चलिए एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, बाकी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, तभी हमारा क्या होगा, कंसेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो लिखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4 when 1 molar H3PO4 reacts with NaOH as shown below। इतना है कि फॉस्फोरिक एसिड का एन फैक्टर अगर पूरी तरह से H+ दे तो एन फैक्टर 3 होगा, ठीक है ना। इसका मोलारिटी 1 दिया है, तो सिंपल से हमको क्या करना है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। पहले तो ये देख लेंगे कितना H+ ये दे रहा है, और रिएक्शन दिया हुआ है ये H3PO4 + 2NaOH gives Na2HPO4 + 2H2। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, H3PO4 के साथ 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ PO4 के साथ 1 हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है, यानी कि पूरी तरह से तीनों हाइड्रोजन नहीं निकला है, यानी कि एन फैक्टर क्या है 2 है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4 क्या हो जाएगा, इसका मोलारिटी इंटू एन फैक्टर यानी कि 2 हो जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखो, फाइंड मोलारिटी ऑफ Al+3 एंड SO4 2- if 3.42 ग्राम Al2SO4 का thrice is added in water
टू फॉर्म 500 ml सोल्यूशन, 500 ml सोल्यूशन, ठीक है ना। तो अब देखो इस बार हमें आयंस का क्या कर रहा है, पहले तो इस पूरे मॉलिक्यूल का हम निकाल सकते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में हमको देखना है कि एल्युमिनियम प्लस कितना है, ठीक है ना। पहले तो एक काम करो, ये Al2SO4 के थ्राइस को तोड़ो, तो ये टूटेगा 2Al + 3 + 3SO4 2-, मतलब इसका एक मॉलिक्यूल 2 ठो Al + 3 दे रहा है और 3 ठो SO4 2- दे रहा है। यानी कि जितना इसका संख्या होगा उसका 2 गुना Al + 3 का संख्या होगा और इसका 3 गुना सल्फेट आयन की संख्या होगी। यानी कि अगर इसका मोलारिटी 1 है तो इसका मोलारिटी 2m हो जाएगा और इसका 3m हो जाएगा। आई बात समझ में, ये कुछ ऐसा चीज़ होता है कि सबसे पहले हम एल्युमिनियम सल्फेट का क्या कर लें, मोलारिटी निकाल लें। तो मोलारिटी, क्योंकि इसका मास वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास होता है 342। कितना होता है 342, तो मोलारिटी हो जाएगा 3.42 अपॉन में 342 इंटू 500 इंटू 1000, ठीक है ना। ये जाएगा 2 बार में और ये डिनोमिनेटर में 100, यानी कि मोलारिटी आ गया 2 × 10⁻⁻²। क्लियर है, ये किसका मोलारिटी है, इस पूरे एल्युमिनियम सल्फेट का। ठीक, अब देखो ये हम इसको एक्टिव मास बोलते हैं, बस ऐसे ब्रैकेट दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये मोलारिटी को ही बता रहा है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। ये मोलारिटी ऑफ Al + 3 है, कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, यानी 2 × 10⁻²। क्लियर, और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2- क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, यानी कि 3 × 2 × 10⁻² मोल पर लीटर। आई बात समझ में, चलो इसको नोट करो। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर की, ठीक है ना। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हो गया। चलो, कुछ भी नया नहीं है, जो चीज़ आप पढ़े हैं बस उसी से सब कुछ डिराइव होने वाला है। स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में क्या होता है, देखो इसके लिए पहले तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोलारिटी क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर, अब ये जो मास है ये तो ग्राम में ही होता है ना सॉल्यूट का, बस सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं ग्राम पर लीटर का स्ट्रेंथ। यानी कि यही क्या हो गया ग्राम पर लीटर। आई बात समझ में, यानी कि ये जो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ है ये मोलारिटी इंटू मोलर मास निकल के आया कि नहीं, मोलारिटी इंटू मोलर मास। आई बात समझ में, और ये भी ध्यान रखो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या है ग्राम पर लीटर है, ग्राम पर लीटर को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मोलारिटी भी पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दे देगा लेकिन उस ग्राम पर लीटर में देगा, तो बस उसको उस कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, मोलारिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ग्राम पर लीटर अगर निकालना है तो मोलारिटी में मोलर मास का डिवाइड करो, मोलारिटी निकालना है तो इस ग्राम पर लीटर को मोलर मास से डिवाइड करो, ठीक है ना। अगर ग्राम पर लीटर निकालना है तो मोलारिटी इंटू मोलर मास, और अगर मोलारिटी निकालना है तो ग्राम पर लीटर अपॉन में मोलर मास। ठीक, यानी मोलारिटी बराबर ग्राम पर लीटर का स्ट्रेंथ अपॉन में मोलर मास। आई बात समझ में। अब उसी तरह नॉर्मेलिटी में भी ये खेल हम खेल सकते हैं। ठीक, नॉर्मेलिटी में भी हम ये खेल खेल सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर, ये क्या है, ये स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ही तो है, यानी कि नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम पर लीटर का स्ट्रेंथ अपॉन में इक्विवेलेंट मास, यानी ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं, ठीक है। अभी हम बहुत लिमिटेड पढ़ रहे हैं, जब हम रेडॉक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे एन फैक्टर आएगा, ठीक है ना। वहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा, फिर वो डिपेंड करेगा कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। ये बात समझ में आ गई, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट। उसी तरह अगर नॉर्मेलिटी निकालना है, मान लो ग्राम पर लीटर दिया हुआ है तो किससे डिवाइड कर दोगे, इक्विवेलेंट मास से। आई बात समझ में, क्लियर। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया हमको, ये सब चीज़ें तो क्लियर हैं। और अभी हम बताए थे कि अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम
मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में, और इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर एक आध क्वेश्चन हम सिंपल सा देख लेते हैं तो फिर काम हो जाएगा हमारा। क्लियर, चलो। हाँ, एक चीज़ और है, नॉर्मेलिटी या ग्राम पर लीटर, इस समय वॉल्यूम है तो ये सब क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। क्लियर है ना? क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लिखो इफ 10 ग्राम NaOH is present in 250 ml solution, find ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ वैसे तो बहुत सिंपल है, बिना फॉर्मूले के हम कर सकते हैं। 250 ml में कितना ग्राम NaOH है? 10 ग्राम। तो बताओ 500 में कितना होगा? 20 ग्राम। 1000 ml यानी 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। तो इसका तो आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 40 ग्राम पर लीटर। 40 ग्राम 1 लीटर में होगा। क्लियर? फिर भी हम क्या करते हैं, फॉर्मूले से पता कर लेते हैं। तो फॉर्मूले से कैसे पता करेंगे? मोलारिटी इनटू मोलर मास से। मोलारिटी क्या है? गिवन मास। मान लो कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहा है तो फॉर्मूला तो है हमारे पास, मास अपॉन में क्या हो जाएगा, मोलर मास 40, ठीक, इंटू 250 इंटू 1000, ठीक, ये जाएगा 4 बार में, यानी कि हो गया 40 अपॉन में 40, यानी कि मोलारिटी हो गया 1, ठीक। और मोलारिटी में ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा, मोलारिटी में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोलर मास, और मोलर मास एनएच का कितना होता है 40, तो ये होगा 40 ग्राम पर लीटर। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, इफ H2SO4 is labeled as 49 ग्राम पर लीटर, फाइंड इट्स मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलारिटी कैसे पता करते हैं, ग्राम पर लीटर का स्ट्रेंथ है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। तो मोलारिटी क्या हो गया, ग्राम पर लीटर जो स्ट्रेंथ है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, यानी कि 98, और ये आ गया 1/2, ठीक। और नॉर्मेलिटी कैसे पता करेंगे, एक बार मोलारिटी पता चल गया तो नॉर्मेलिटी पता चल जाएगा। H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल H+ हैं, 2, यानी एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2, यानी नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, यानी कि ये हो जाएगा 1। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।